जय हिंद दोस्तों। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में बताया था। मनुष्य का पाचन तंत्र होता है, मनुष्य का पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। और इसके बारे में यहाँ तक बताया था कि मनुष्य के मुख कई भाग होते हैं, मुख गुहा होती है, ग्रसनी होती है, ग्रास नली होती है। यहाँ तक ग्रास नली तक पाचन हो गया था और ग्रास नली के पाचन के संदर्भ में बताए थे। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, पहले वाली वीडियो में। और इसी के बाद इसमें पाचन की प्रक्रिया यहाँ तक संपन्न हो गई थी और मुख गुहा से भोजन सीधे ग्रहण करते हुए आमाशय में चला आता है और आमाशय में आने के बाद 3 से 4 घंटे तक रहता है और यहाँ आमाशय में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो अब यहाँ से देखिए, इसी पार्ट को यहाँ से लेके और यहाँ तक को इसको किनारे बनाए हैं, कुछ एक्सेस चीजों को बनाना रहता है। तो अब ध्यान दीजिए कि आमाशय जो होता है एक थैली के आकार की संरचना होती है। हमारा जो मनुष्य का आमाशय होता है एक थैली के आकार की संरचना होती है और यह क्या होती है कि यह बहुत सी ग्रंथियों, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिससे इस आमाशय से हार्मोन्स, एंजाइम्स स्रावित होते हैं और इसी आमाशय से एक रस स्रावित होता है जिसे जठर रस कहते हैं और यह आमाशय की दीवारों से स्रावित होता है। अब यहाँ से देखिएगा, मनुष्य का आमाशय जो होता है भोजन के ग्रहण करने के बाद 3 से 4 घंटे तक इसमें भोजन रहता है और इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कार्डिक, इतने भाग को कार्डिक भाग कहते हैं। यहाँ लाइनिंग देख रहे हैं, कार्डिक भाग होते हैं या फंडिक भाग होते हैं। इसी फंडिक भाग में एक विशेष कोशिकाएं पाई जाती है, ऑर्गेनेटिक सेल्स होती हैं, यह सीएल का श्रावण करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी के बारे में भी आगे बताएंगे। और इसके बाद शेष जो होता है पायरोलिक भाग होता है और इसी आमाशय में क्रमानुकुंचन गतियां होती हैं जिसके भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। और इसी आमाशय से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक रस निकलता है जिसे जठर रस कहते हैं, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और यह जठर रस सबसे पहले आमाशय की दीवारों से निकलता है और यह रस 3 प्रवस्थाओं में निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायता करने का कार्य करता है। एक, भोजन के ग्रहण करने से पहले, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यह जठर रस 3 प्रवस्थाओं में निकलता है। नंबर 1, भोजन के ग्रहण करने के पहले। दूसरा जो होता है भोजन के ग्रहण करते समय। तीसरा होता है भोजन के ग्रहण करने के बाद। और यह जठर रस कैसे निकलता है इसका अनुभव आप लोगों ने तो नहीं किया है, लेकिन एक सिंपल सामान्य शब्दों में मैं बता दे रहा हूं कि जब भोजन आप ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, उसमें से अंदर से कुछ आवाज आती है अथवा कभी कभी जब व्यक्ति भूखा रहता है तो अंदर से आवाज आती है और वह किसकी आवाज होती है, जठर रस की आवाज होती है। और इसी के कारण इस जठर रस आमाशय की दीवारों से निकलता है और इस जठर रस का जो पीएच मान होता है, ध्यान दीजिएगा, पीएच जो मान होता है 0.9 से 1.5 अम्लीय होता है, 1.5 अम्लीय होता है। यह आमाशय की पूरी दीवारों से निकलता है और यह एक जो जठर रस उत्तेजित करने का कार्य किस हार्मोन्स के द्वारा होता है, तो यह गैस्ट्रिन हार्मोन्स के द्वारा यह स्रावित होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन्स जठर रस को निकलने के लिए उत्तेजित करने का कार्य करता है। तो जब 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि जठर रस कहाँ से निकलता है, आमाशय की दीवारों से निकलता है और इस जठर रस को निकलने के लिए कौन सा हार्मोन्स प्रेरित करता है, तो वह गैस्ट्रिन हार्मोन्स होता है। और इसी जठर रस में बहुत से एंजाइम्स होते हैं, इसी जठर रस में बहुत से एंजाइम्स होते हैं, जैसे रेनिन एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और दूसरा जो होता है पेप्सिनोजन एंजाइम्स होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम्स होता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, एमाइलेज एंजाइम्स होता है, और यह सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। निष्क्रिय अवस्था का अभिप्राय होता है कि यह यहाँ पे निकलते तो हैं लेकिन कार्य नहीं करते हैं। और इन निष्क्रिय एंजाइमों का अभिप्राय होता है कि जैसे आप निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं वैसे निष्क्रिय अवस्था में ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन इनको सक्रिय करने का कार्य कौन करता है, HCl करता है।
तो यह एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करने का कार्य करते हैं। अब इन्हीं एंजाइमों को सक्रिय करने का, ये सभी निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जठररस के सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनको सक्रिय करने का कार्य कौन करता है? HCl करता है। तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि इसी के बाद से एक पॉइंट आता है कि जठररस अमाशय से, और दूसरा जो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसी के बाद से दूसरा इसमें रस होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और इसी को सामान्य भाषा में HCl कहते हैं। इसे नमक के अम्ल के नाम से जानते हैं। और यही जो नमक का अम्ल जो होता है, इसमें इसे नमक के अम्ल के नाम से जानते हैं। और इस HCl का pH जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इस HCl का pH होता है 1.5 अम्लीय होता है। और अम्लों में यही एक अम्ल होता है जिसका pH हमेशा सदैव कांस्टेंट रहता है। तो इस HCl, अब यहाँ से देखिएगा कि यह HCl कहाँ से निकलता है। तो यह HCl जो होता है अमाशय के फंडिक भाग होते हैं। दूसरा जो भाग होता है यह फंडिक भाग होते हैं, जितना आप ब्लैक देख रहे हैं यह फंडिक भाग होता है। और इसी फंडिक भाग में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, और इसी में यही जो होती हैं ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं। और यही ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती है HCl का श्रावण करती है। श्रावण का मतलब होता है निकलना, जो इनको सक्रिय करने का कार्य करता है। और इस HCl के निम्नलिखित कार्य होते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, HCl के निम्नलिखित कार्य होते हैं। इसको नमक का अम्ल कहते हैं। इसी के आधार पर इसके कार्यों को आइडेंटिफाई किया गया है। तो सबसे पहले HCl का जो पहला कार्य होता है, तो सबसे पहले यह अमाशय में भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं के अपशिष्ट को नष्ट करने का कार्य करता है। यहाँ मुख गुहा के द्वारा जो लाइसोजाइम इसको मारकर नष्ट किया था, इसको जो अपशिष्ट जीवाणु होते हैं जो मृत अवस्था में पड़े होते हैं, इस अमाशय में मारकर नष्ट करने का कार्य करता है। दूसरा जो होता है, दूसरा इसका कार्य होता है कि यह भोजन को सड़ने से बचाता है। अमाशय में भोजन को सड़ने या खराब होने या नष्ट होने से बचाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि यह भोजन के साथ आए हुए कठोर पदार्थ, और कठोर पदार्थों के अभिप्राय में ऐसे समझिए कि कठोर पदार्थ का अभिप्राय होता है, ईंटा पत्थर थोड़ा ना खाते हैं, इसमें कठोर पदार्थ का अभिप्राय होता है कि भोजन या फूड मटेरियल के साथ जो कैल्शियम युक्त पदार्थ को लेते हैं, कैल्शियम युक्त पदार्थों में आते हैं जैसे फलों के बीज, छिलके होते हैं, उनको क्या करता है, उनको गलाने का कार्य करता है। तो तीसरा कार्य होता है भोजन के साथ आए हुए कठोर पदार्थों को गलाने का कार्य करता है। और इसी के बाद से जो इसका चौथा कार्य होता है, यह भोजन के साथ आए हुए प्रोटीन, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यह भोजन के साथ आए हुए प्रोटीन, इसको प्रोटीन को सामान्य शब्दों में अमीनो अम्ल भी कहते हैं, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड होता है इसके इंग्लिश। तो यह भोजन के साथ आए हुए जो प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो भोजन के साथ आए हुए प्रोटीन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। HCl का जो चौथा कार्य होता है भोजन के साथ आए हुए प्रोटीन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। अब पूछेंगे इससे प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट यह होता है कि जठररस अच्छी प्रकार से क्रिया कर सके। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि यह प्रोटीन का कोई जटिल अणु होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन की संदर्भ में यदि बात करेंगे तो जैसे दाल में पाई जाती है प्रोलैमिन प्रोटीन होती है, चावल में ओरिजिन प्रोटीन होती है, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन होती है, अंडे में ग्लोब्यूमिन प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, बहुत सारी प्रोटीन्स होती है। तो इन भोजन के साथ आए हुए प्रोटीन के जो जटिल अणु होते हैं, प्रोटीन के ये जटिल अणु होते हैं, प्रोटीन के जटिल अणु होते हैं, इन अणुओं के बलन मतलब फोल्ड होता है, इनको क्या करता है, खोलने का कार्य करता है, ऐसे खोल देता है, ऐसे ओपन कर देता है। तो इसका अभिप्राय होता है कि इसका सरफेस जब बढ़ जाता है तो यह जठररस आसानी से क्रिया कर सकता है। तो यह इसके चौथे कार्य होते हैं। और अगला जो कार्य होता है कि यह प्रोटीन के जठररस के निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करता है। पांचवा जो होता है HCl होता है, जठररस के निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का यह पांचवा कार्य होता है। तो अब यहाँ देखिए कैसे यह सक्रिय करता है। पांचवा इसका जो कार्य होता है
कि जैसे प्रोरेनिन होता है, एक एंजाइम्स होता है प्रोरेनिन एंजाइम्स होता है, प्रोरेनिन एंजाइम्स होता है। और यही प्रोरीन एंजाइम जो होता है, अब HCl कैसे सक्रिय करता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो यह HCl होता है, यह जब टूटता है तो जैसे यहाँ देखिए HCl होता है, जब टूटता है एसोसिएट होता है तो H आयन प्लस Cl आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही H आयन इनको सक्रिय करने का कार्य करता है। यदि आगे क्वेश्चन पूछा जाए कि सक्रिय तो करता है लेकिन HCl का कौन सा भाग सक्रिय करता है, तो यह H आयन इसको सक्रिय करता है। तो ध्यान दीजिए, प्रोरेनिन एंजाइम जो होती है निष्क्रिय अवस्था में होती है, और यही एंजाइम जो होती है इसको रेनिन में कन्वर्ट करता है, रेनिन एंजाइम्स में कन्वर्ट करता है। और इसी के बाद से दूसरी जो एंजाइम्स होता है पेप्सिनोजन एंजाइम्स होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम्स होते हैं, और इसी पेप्सिनोजन को यह H आयन इसको क्या करता है, सक्रिय कर देता है। यह H आयन, ध्यान दीजिएगा, H आयन सक्रिय कर देता है और यह पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण यह इसमें पाचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। जाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण इसमें पाचन की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। तो यह दोनों अणु जो होते हैं प्रोटीन के पाचक एंजाइम होते हैं। जैसे क्वेश्चन बन जाए कि रेनिन किसका पाचक एंजाइम होता है, प्रोटीन का पाचक एंजाइम होता है। लेकिन इसमें विडंबना यह होती है कि रेनिन एंजाइम जो होता है यह दूध की प्रोटीन का पाचक एंजाइम होता है, या यह भी दूध की प्रोटीन का पाचक एंजाइम्स होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह रेनिन एंजाइम जो होता है केवल बच्चों के आमाशय में पाया जाता है और यह वयस्क के आमाशय में पाया जाता है। तो यह कैसे कार्य करता है, तो एक एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूं कि यह कैसे कार्य करता है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। और इसके संदर्भ में दूध की प्रोटीन, दूध आप पीते हैं, दूध की प्रोटीन जो होती है, दूध की प्रोटीन को केसिन प्रोटीन कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, दूध की प्रोटीन को केसिन प्रोटीन कहते हैं, केसिन प्रोटीन कहते हैं। और यह जो केसिन प्रोटीन होती है, यह जब यह रेनिन एंजाइम जो क्या करता है, इसको रेनिन एंजाइम जो होता है इसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है। और यह दूध में जो होता है द्रव अवस्था में होता है, क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, यह अर्ध ठोस अवस्था में होता है, अर्ध ठोस अवस्था में होता है, जिसके कारण यह रेनिन एंजाइम जो होता है दूध की केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि दूध की प्रोटीन का पाचन आसानी से हो जाता है। अब पूछेंगे इतना सब करने की क्या जरूरत है, तो ध्यान दीजिए कि दूध यदि लिक्विड अवस्था में रहे तो वह सीधे होते हुए क्या होता है, डायरिया इसके द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा बाहर निकल जाएगा, उसको पीने से कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए रेनिन एंजाइम जो होता है दूध की प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। लेकिन विडंबना यह है कि यह रेनिन एंजाइम केवल बच्चों के आमाशय में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बच्चों में दूध की प्रोटीन का पाचक एंजाइम रेनिन एंजाइम होता है, वयस्क में दूध की प्रोटीन का पाचक एंजाइम पेप्सिन एंजाइम्स होता है। अब इसी के बाद इतना पाचन होने के बाद अब यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि वयस्क में दूध की प्रोटीन का पाचक एंजाइम, तो पेप्सिन एंजाइम होगा। अब इसी के बाद से भोजन सीधे कहाँ पे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, बड़ी आंत में बढ़ता है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अब इसी के बाद से आमाशय में पाचन संपन्न हो गया। अब इसी के बाद से अगला पॉइंट आता है, आमाशय में पाचन तो संपन्न हो गया। अब इसी के बाद से आता है कि आंत में पाचन। अब यहाँ से भोजन सीधे जब आगे बढ़ता है तो यह आंत में चला जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से भोजन जब आगे बढ़ता है तो सीधे आंत में चला जाता है। तो अब तक देखें कि मुख गुहा में भोजन का पाचन किस माध्यम में हुआ, अम्लीय माध्यम। यहाँ तक भी अम्लीय माध्यम है, यहाँ तक भी अम्लीय माध्यम, क्योंकि जठर रस का पीएच 0.9 से 1.5 था और इसमें HCl का पीएच 1.5 था, इसलिए भोजन का पाचन मनुष्य में आमाशय में अम्लीय माध्यम में होता है। और जैसे ही भोजन आंत में जाता है तो यह आंत दो भागों में डिवाइड होती है। तो इसी के बाद से जो C और D स्टेप आता है कि आंत में पाचन, क्या होता है, आंत में पाचन, आंत में पाचन।
डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन होता है। और आंत में पाचन का अभिप्राय होता है कि अब यहां से देखिए आंत को समझ लीजिए, यहां से लेके और यहां तक की जो संरचना होती है आंत होती है, और मनुष्य के आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है, 7.5 मीटर होती है। और यह आंत जो होता है 7.5 मीटर होता है, और यह दो भागों में बटी होती है। अब यह दो भागों में बटी होती है, कैसे बटी होती है? अब यहाँ से मार्कर देखिए, जो ब्लू मार्कर है वहाँ से लेके और यहाँ तक ये छोटी आंत होती है, यह कई भागों में डिवाइड होती है, कई भागों में डिवाइड होती है। इसको आप यहाँ पे बनाएंगे तो यह कई भागों में ऐसी संरचना में डिवाइड होती है और इसका आकार सी के आकार का हो जाता है। तो यहाँ से छोटी आंत होती है, और इसी के बाद से जो ब्लैक, इसके बाद से जो दिख रहे हैं आपको ऐसे कुंडली संरचना देख रही है, बड़ी आंत होती है। तो मनुष्य की आंत जो होती है दो भागों में डिवाइड होती है। यहीं पे डिवाइडेशन बताते रहे। एक होता है छोटी आंत होती है, छोटी आंत, छोटी आंत होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और दूसरा जो होता है बी होता है बड़ी आंत होती है, बड़ी, यही डिवाइडेशन कर दे रहा हूँ, बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन होती है। और छोटी आंत यह सी के आकार की संरचना होती है, दो भागों में बटी होती है। पहला जो होता है ग्रहणी होती है जिसको ड्यूडिनम कहते हैं, दूसरा जो होता है इलियम होता है, इसको क्षुद्रांत कहते हैं। तो अब इन दोनों की डिफिनेशन देख लीजिएगा कि ग्रहणी और छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर होती है, ध्यान दीजिए 6 मीटर होती है। तो ग्रहणी किसे कहते हैं और इलियम किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि आमाशय से आंत में आमाशय से लगी हुई आधी संरचना क्या होती है? ग्रहणी होती है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दें, ग्रहणी होती है। और आमाशय के बाद की छोटी आंत में आधी संरचना क्या होती है? इलियम होती है। इसकी दीवारें बहुत ही मोटी होती है। और जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, और यह 3 भागों में बटी होती है। पहला होता है सीकम होता है, दूसरा जो होता है कोलेन होता है, कोलेन होता है, और तीसरा जो होता है रेक्टम होता है। क्या होता है? रेक्टम होता है। सीकम, कोलेन और रेक्टम। और इसका डिवाइडेशन आपको जीएस के पैटर्न पे इसको ध्यान दीजिएगा, 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। इस भाग को होता है कोलेन या मलाशय कहते हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड किया, यहाँ सीकम हो जाएगा, इसके बाद से कोलेन हो जाएगा, यहाँ रेक्टम हो जाएगा, मलाशय होता है। अब यहाँ से विडंबना आती है, कंफ्यूजन हो जाता है कि सर लंबाई बड़ी होने के कारण क्या उसे छोटी आंत नाम दे दिया गया, और इसकी लंबाई अधिक कम होने के कारण इसे बड़ी आंत दे दिया गया। तो इसके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि इसका डायमीटर कम होता है और इसका डायमीटर अधिक होता है, इसीलिए इसका बड़ी आंत नाम दे दिया गया है। अब इसी के बाद से अब एक एक पॉइंट में देखेंगे। छोटी आंत होती है, इसके डिवाइडेशन बता दिए। अब एक एक पॉइंट देखेंगे। अब यह डिवाइडेशन होता है, यह क्या होता है? अब छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन, आंत में पाचन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ पे संपन्न होता है? सिंपल सा आंसर होता है, मनुष्य में भोजन का पाचन इसी छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है। पाचन छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। अब इसी के बाद से यह सी के आकार की संरचना होती है, कैपिटल सी के आकार की संरचना होती है, और यह 2 भागों में बटी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, भोजन का पाचन इसी छोटी आंत में संपन्न हो जाता है, भोजन का पाचन संपन्न हो जाता है, छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। और जैसे ही भोजन आगे यहाँ पे बढ़ता है तो भोजन यहाँ पे आ गया, और भोजन यहाँ पे आने के बाद जैसे ही छोटी आंत में आता है तो यहाँ पे एक विशेष संरचना होती है यकृत। यहाँ से क्वेश्चन गेन कीजिए कि यकृत जो होता है, ऐसे सिंपल इसका फिगर बना रहे हैं, एक डायग्राम, रफ डायग्राम फिगर बनाए हैं। और यकृत जो होता है हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा अंग होता है। यह 2 भाग होते हैं, इसके क्या होते हैं? इसके 2 भाग होते हैं। एक सिंपल फिगर बना रहे हैं इसको आपको समझने के लिए। यह यकृत होता है, शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा अंग होता है, लीवर होता है। और इसके 2 भाग होते हैं, एक लेफ्ट होता है और दूसरा राइट होता है। इसको राइट कहते हैं और राइट,
और यह होता है लेफ्ट होता है। तो इसी यकृत में एक विशेष संरचना होती है, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसी यकृत में एक विशेष संरचना होती है, पित्ताशय होता है। पित्ताशय गॉल ब्लैडर यहाँ दिखाएं, ये पित्ताशय होता है, इसी को यहाँ पे बनाएं और पित्ताशय। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यकृत का मुख्य कई कार्य होते हैं, यकृत के बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के संदर्भ में देखिएगा, यकृत का एक मुख्य कार्य होता है पित्त रस का निर्माण करना। क्या होता है? पित्त रस, यानी बाइल जूस का निर्माण करना होता है, बाइल जूस का निर्माण करना होता है, और यही पित्त रस का संचय होता है, पित्ताशय में होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, यकृत किस रस का निर्माण करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। और यही जो पित्त रस होता है, इसका संचय कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। और यह पित्त रस के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, और यही पित्त रस जो होता है, यहाँ से सीधे क्या होता है? यहाँ से सीधे एक विशेष प्रकार की पित्त वाहिनी नली के द्वारा, सिस्टी सर्कस डक्ट के द्वारा सीधे क्या होता है? इसमें चला आता है, यहाँ से सीधे चला आता है, ऐसी संरचना होती है। और एक जिसे पित्त वाहिनी नली कहते हैं, इस नली का नाम दे दिया जाता है, पित्त वाहिनी नली का नाम दे दिया जाता है। तो अब यहाँ से देखिएगा कि इस छोटी आंत में कई रस स्रावित होते हैं। यहाँ से भोजन जब आ गया तो सबसे पहले भोजन अम्लीय माध्यम में आया, तो इसमें अब एक पॉइंट्स आता है कि एक रस होता है, ध्यान दीजिएगा, पित्त रस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, पित्त रस, बाइल जूस। और इस रस का निर्माण यकृत में और संचय पित्ताशय में होता है, मैं बता दिया हूं। और इस रस का जो पीएच मान होता है, इस रस का जो पीएच मान होता है 7.5 से 8.6 क्षारीय होता है, 8.6 क्षारीय होता है। और इसमें जो जल की प्रतिशत मात्रा होती है, इसमें जल जो होता है 92% होता है, और लवण जो होते हैं 6% लवण होते हैं, 6% लवण होते हैं। और इस लवण में क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड होते हैं, इस लवण में सोडियम क्लोराइड होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कार्बोनेट होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, ग्लाइकोलेट होता है, सोडियम टार्कोलेट होता है, टार्कोलेट होता है। और यह लवण पाए जाते हैं। और ध्यान दीजिए कि यही लवण जब इसमें ब्लॉक हो जाते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, इसको आगे हम बताएंगे। और इसी में एक होता है कि बाइल पिगमेंट होते, पित्त रंगा इसे कहते हैं, इसे पित्त रंगा कहते हैं। और इसी के कारण पित्त रस का रंग पीले रंग का होता है, बिलिरुबिन होती है, और दूसरा होता है बिलिरुबर्डिन होता है, जिसके कारण पित्त रस का रंग पीले रंग का होता है। अब यहाँ पे आता है कार्य। अब पित्त रस का जो सबसे पहला कार्य होता है, अब यहाँ से देखिएगा, इसका पीएच मैंने बता दिया 1.5 से, इसका जो पीएच होता है यहाँ पे देख लीजिएगा 7.5 से 8.6 क्षारीय होता है। तो अब इसके कार्य देख लीजिए, पित्त रस के कार्य होते हैं, फंक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं, फंक्शन। और पित्त रस के जो कार्य होते हैं, यह पित्त रस का जो मुख्य कार्य होता है कि यह पहला कार्य आमाशय से आए हुए यहाँ पे अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन हुआ है, ध्यान दीजिए, एसिडिक मीडियम होता है, तो भोजन आमाशय से आएगा, किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में आएगा। और पित्त रस क्या होता है? इसका पाचन पीएच क्या होता है? क्षारीय होता है। तो इसी के कारण पीएच को आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, पीएच क्या होते हैं। तो पीएच जो होते हैं, तो यह सबसे पहला कार्य होता है, यह आमाशय से आए हुए भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय कर देता है। पित्त रस का पहला कार्य होता है भोजन के साथ आमाशय से आए हुए भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय कर देता है। दूसरा कार्य होता है, यह जीवाणुओं के अपशिष्ट, यानी कई जगह जीवाणुओं को पर अटैक किया जाता है, यहाँ भी किया गया, यहाँ भी किया गया, और यहाँ भी किया जाता है। तो जीवाणुओं के जो बचे हुए शेष अपशिष्ट होते हैं, यहाँ पे पित्त रस क्या करता है? इनको मारने का कार्य करता है, मारकर नष्ट कर देने का कार्य करता है। और इसी के बाद से जो अगला कार्य होता है कि पित्त रस का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है, पित्त रस जो होता है वसा का पायसीकरण करता है,
पित्त रस होता है वसा यानी फैट का पायसीकरण करने का कार्य करता है। पायसीकरण, इसको इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पित्त रस जो होता है वसा का पायसीकरण करने का कार्य करता है। तो पायसीकरण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, पायसीकरण का अभिप्राय क्या होता है। तो वसा जो होती है, जो आप घी चर्बी जो अन्य फास्ट फूडों में जो आप फैट खाते हैं, तो यह पित्त रस जो होता है वसा का, मान लीजिए कि यह वसा है, शरीर में जो भी वसा लेते हैं ऐसे अर्धठोस अवस्था में होते हैं, तो यह पित्त रस क्या करता है, इस वसा को क्या करता है, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इस वसा को क्या करता है, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। ध्यान दीजिएगा, यह पित्त रस इस वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है और वसा के इन्हीं बूंदों को, यह वसा की बूंद होती है, वसा की बूंद, इसको ड्रॉप कहते हैं, यही वसा होती है, इसको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है और वसा के इन्हीं बूंदों को पायस कहते हैं। क्या कहते हैं, पायस, इमल्सन कहते हैं। इमल्सन के नाम से वसा की इन्हीं बूंदों को पायस या इमल्सन कहते हैं। तो अब यहाँ पूछेंगे कि ये करता क्यों है, पायस के क्या जरूरत है इसको पायसीकरण करने के लिए। तो इसका अभिप्राय होता है कि जैसे जो आप वसा के लिए तो यहाँ कहीं भी पाचक एंजाइम होता नहीं है, तो यह वसा जैसे आएगी यहाँ पे क्या होगी, बैठ जाएगी, इसी आमाशय में ब्लॉक हो जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए क्या करता है, और इसका घनत्व अधिक होता है। घनत्व मतलब होता है डेंसिटी होती है, इसका जो घनत्व होता है बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। और इस पायस का जो घनत्व होता है बहुत ही कम होता है, इसी के कारण यह पायस जो होती है या डाइजेस्ट जो होकर शरीर के विभिन्न भागों में डाइजेस्ट हो जाती है। खाते यहाँ पे फैट यहाँ पे एकत्रित हो जाता है, ऐसे ऐसे फैट होती, इतने मोटे हो जाते हैं। तो इसका अभिप्राय होता है कि यह पित्त रस जो होता है यह वसा का पायसीकरण करने का कार्य करता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वसा का पायसीकरण करने का कार्य कौन करता है, पित्त रस करता है। और पायसीकरण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, इसी छोटी आंत के ग्रहणी में होती है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि यह पायसीकरण क्या होता है, सिंपल सी बात है, वसा की बूंदों को क्या करता है, छोटी छोटी बूंदों में बदलने की प्रक्रिया को पायस कहते हैं और इसी पूरी प्रक्रिया का नाम होता है पायसीकरण। और इसी के बाद से अगला जो कार्य होता है, पित्त रस का जो अगला कार्य होता है, चौथा जो कार्य होता है, यह वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं ए डी होते हैं, ई होते हैं और के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के का अवशोषण करने का कार्य करता है। इतना इसके इंपॉर्टेंस कार्य होते हैं। तो इसमें इतना पित्त रस के कार्य होते हैं। और इसी के बाद से यह चार कार्य, यह अमाशय से आई हुई भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय करता है, और दूसरा होता है जीवाणुओं के अपशिष्ट को मारता है, वसा का पायसीकरण या एमल्सिफिकेशन करने का कार्य करता है। और यह पित्त रस का अगला कार्य होता है, वसा में घुलनशील विटामिनों को क्या करता है, यह अवशोषण करने का कार्य करता है। इसके बाद से यहीं पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, एक पॉइंट्स पढ़े हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन जो लवण का कंसंट्रेशन बताएं, इसी में ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिससे पित्त गॉल ब्लैडर स्टोन या जिसे आप सामान्य शब्दों में पथरी कहते हैं, गॉल ब्लैडर की पथरी या पित्ताशय की पथरी होती है। तो इतना पित्त रस कार्य किया। और इसी के बाद से अमाशय, इसी ग्रहणी में एक दूसरा रस होता है, अग्नाशयिक रस होता है। दूसरा जो रस होता है अग्नाशयिक रस होता है। सेकंड जो होता है अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस शयिक रस होता है। इसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और यही जो पित्त रस होता है यह कहाँ से निर्माण होता है, तो यह अग्नाशय जो होता है, इसी को अग्नाशय या पैंक्रियास कहते हैं, अग्नाशय या पैंक्रियास कहते हैं। यह शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी, यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है, और शरीर में पाई जाने वाली अकेली ही मिश्रित ग्रंथि होती है। इस मिश्रित ग्रंथियों के बारे में जब ग्लैंड से पढ़ेंगे तो हमें बताऊंगे, ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड्स होती है। तो यह शरीर में पाए जाने वाले अग्नाशय क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, और इसी अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है, और इसी अग्नाशयिक रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसी अग्नाशयिक रस को क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं, होल डाइजेस्टिव जूस के नाम से जानते हैं। और इसका जो पीएच होता है, इसका जो पीएच होता है
वह क्या होता है 7.5 से 8.3 होता है, 8.3 क्षारीय होता है। तो ध्यान दीजिए ये भी रस एक विशेष प्रकार की नली के द्वारा इसी ग्रहणी में निकलता है। और इस प्रकार से ग्रहणी में जब निकलता है तो भोजन को पचाने में सहायता करने का कार्य करते हैं। इसे पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचक एंजाइम होते हैं, वसा या फैट के पाचक एंजाइम होते हैं। और यह प्रोटीन के पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन एंजाइम्स होते हैं, काइमोट्रिप्सिन होता है और पेप्सिन भी एंजाइम्स होता है, जो भोजन के साथ आए हुए प्रोटीन को पचाने का कार्य करते हैं। और इसी के बाद से जो अगला कार्बोहाइड्रेट का स्पित्त रस में पाचक एंजाइम होता है वह होता है एमाइलेज एंजाइम्स होता है। तो यह कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। और इसके संदर्भ में चूंकि आप लोगों की जीएस की क्लास होती है, इसीलिए सिंपल टू द पॉइंट बिंदुओं को, नहीं तो इसको बहुत सारे स्टेप अपघटित होता है, तो इसीलिए इसको सिंपल रूपों में बताया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट का पाचक एंजाइम एमाइलेज होता है। इसी के बाद से होता है वसा का पाचक एंजाइम, और वसा का पाचक एंजाइम ध्यान दीजिए, वसा का पाचक एंजाइम होता है लाइपेस एंजाइम होता है, LIPAS लाइपेज एंजाइम्स होता है। और यह जो लाइपेज एंजाइम होता है यह वसा को दो भागों में तोड़ देता है। यह वसा जो होती है, यह वसा को लाइपेज एंजाइम होता है वसी अम्ल व ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, जिसके कारण वसा का पाचन आसानी से हो जाता है। तो ध्यान दीजिए वसा का यूनिवर्सल पाचक एंजाइम होता है लाइपेस एंजाइम्स होता है। इस प्रकार से भोजन ग्रहणी में क्या होता है, ग्रहणी तक डाइजेस्ट हुआ और इसी के बाद से भोजन सीधे कहाँ पे बढ़ गया? इलियम में बढ़ गया। और जब इलियम में बढ़ गया तो यहाँ से भोजन यहाँ तक आ गया, और जब आ गया तो इसी के बाद से अब इसके बाद से छोटी आंत में क्या होता है? ग्रहणी में पाचन था, ये सारी ग्रहणी में पाचन था, और दूसरा होता है इलियम में पाचन। इसी के बाद से क्या होता है? इलियम में पाचन होता है, इलियम में पाचन। अब इसी के बाद से इलियम में पाचन, इलियम इसे क्षुद्रांत कहते हैं, इलियम में पाचन, डाइजेशन इन इलियम। तो ध्यान दीजिएगा जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत का जो इलियम पार्ट्स होता है यह बहुत ही रफ होता है। ध्यान दीजिएगा यह जो छोटी आंत होती है, यहाँ से आप डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से बना रहे हैं, ये जो छोटी आंत होती है इतने भाग को ग्रहणी कहते हैं। और यहीं से क्या होता है? इलियम की दीवारें काफ़ी मोटी और रफ होती है, और इसके आंतरिक सरफेस से बहुत अंगुली के समान ऐसे उभार पाए जाते हैं। और यही जो उभार होते हैं और इसी को छोटी आंत इलियम के नाम से जानते हैं। और इसी आंत के अंतर्गत, इसी छोटी इलियम की आंत की दीवारों से क्या एक रस निकलता है जिसे आंतरीय रस कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरीय रस के नाम से जानते हैं। इसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। और यही जो इंटेस्टाइनल जूस होता है यह छोटी आंत की दीवारों से निकलता है, और इस रस का जो इसे आंतरीय रस कहते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, इसे आंतरीय रस निकलता है, आंतरीय रस इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। और इस रस का जो पीएच होता है 7.5 से 8 क्षारीय होता है, यानी 7.5 से 8 क्षारीय होता है, आंतरीय रस का पीएच होता है। और यहीं से भोजन का अवशोषण भी हो जाता है। क्या होता है? भोजन का अवशोषण हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। बड़ी आंत में कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसी छोटी आंत में ध्यान दीजिएगा, इसी छोटी आंत में से आंतरीय रस निकलते हैं, और यही जो आंतरीय रस होते हैं सीधे, अब यहाँ से देखिएगा, इसी छोटी आंत में आंतरीय रस निकलते हैं, आंतरीय रस होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस होते हैं,
इंटेस्टाइनल जूस होते हैं और इसका पीएच मान 7.5 से 8 क्षारीय होता है। तो इसी में बहुत सारे पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे इसमें आंतरिक रस में पाचक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के पाचक एंजाइम, हाइड्रेट के पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सामूहिक पाचक एंजाइम होता है एमाइलेज, और इस कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट को आप खाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीज़ों को खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज को खाते हैं, फ्रुक्टोज को खाते हैं, माल्टोज को खाते हैं, सुक्रोज को खाते हैं। तो इसके संदर्भ में इसके अलग अलग पाचक एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। पहला होता है ग्लूकोस होता है, ग्लूकोस होता है, ग्लूकोस होता है। दूसरा होता है फ्रक्टोस होता है, फ्रक्टोस होता है, और FRUCTOS फ्रक्टोस होता है। तीसरा होता है माल्टोस होता है, माल्टोस होता है, माल्टोस होता है। लैक्टोज होता है, लैक्टोस होता है, लैक्टोस होता है। ग्लैक्टोज होता है, ग्लैक्टोज होता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, और इसके बाद से सुक्रोस होता है, सुक्रोस होता है। तो यह इसके पाचक एंजाइम होते हैं। जब इसको आप कार्बोहाइड्रेट फूड मटेरियल में पढ़ेंगे तो इसका पूरा डिटेल बनाएंगे। इस ग्लूकोज को रुधिर की शर्करा या ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। फ्रुक्टोज को फलों की शर्करा या फ्रूट शुगर या हनी शुगर के नाम से या लेबुलोज के नाम से जानते हैं। और माल्टोज को मंड की शर्करा या जौ की शर्करा के नाम से जानते हैं। लैक्टोज को दूध की शर्करा होती है, डाइसेक्राइड होती है, मोनोसेक्राइड होती है, और इसे सामान्य चीनी के नाम से जानते हैं। तो इस आंतरिक रस में क्या होते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के पाचक एंजाइम्स होते हैं। तो इनको एंजाइम बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा कि GLUCOSC होते हैं, और ग्लूकोज जो होता है सभी के अंत में OSC लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, OSC लगा हुआ है, और इसके एंजाइम बनाने के लिए O को A बना दीजिए। इसके कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के पाचक एंजाइम निकल जाते हैं। क्योंकि एक नियम होता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं उसके 95% केसेज में क्या होता है, ASC लगा होता है। एंजाइमों की यही एक पहचान होती है। तो ध्यान दीजिए, इसके पाचक एंजाइम क्या होते हैं, ग्लूकोस, GLUCASC एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और इसके बाद से क्या होते हैं, फ्रुक्टोज, FRUCTOSE फ्रुक्टोज एंजाइम्स होते हैं। और यह क्या होते हैं, माल्टेस, MALTASE माल्टेज एंजाइम होते हैं। लैक्टेस, LACTASE एंजाइम्स होते हैं। और ग्लूकेस, ग्लैक्टेस, GLACTASE एंजाइम्स होते हैं। सुक्रोस, SUCRASE एंजाइम्स होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के पाचक एंजाइम्स होते हैं आंतरिक रस में। इसी प्रकार से जो दूसरा पाचक एंजाइम होता है, दूसरा जो पाचक एंजाइम होता है वह वसा का पाचक एंजाइम होता है। वसा का पाचक एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स। और वसा का जो पाचक एंजाइम्स होता है, तो ध्यान दीजिए, अभी बताए थे वसा का एक ही पाचक एंजाइम होता है, लाइपेस एंजाइम होता है, लाइपेस एंजाइम्स होता है। और यह जो एंजाइम्स होता है, यह वसा को वसी अम्ल व ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। वसा को वसी अम्ल व ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, जिसके कारण वसा का आसानी से पाचन हो जाता है। इसी प्रकार से प्रोटीन का पाचन एंजाइम्स होता है। तो इस प्रकार से भोजन का पाचन छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, भोजन का पाचन छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। और इसी के बाद से यहाँ से पाचन सीधे क्या होता है, एक विशेष प्रकार के ब्लड वेसल्स होती है और सीधे रुधिर में मिल जाता है, रुधिर में मिल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। पचा हुआ भोज्य पदार्थ क्या होता है, जब इसमें मिल जाता है, इसी प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण, एब्जॉर्बेशन,
एब्जॉर्बेशन के नाम से जानते हैं। अवशोषण का अभिप्राय होता है कि जब पचा हुआ भोज्य पदार्थ रुधिर में मिल जाता है, इसी प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। और दूसरी प्रक्रिया होती है स्वांगीकरण। क्या होती है? स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है। स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है। तो एसिमिलेशन की परिभाषा होती है सिंपल सी, पर जब पचा हुआ भोज्य पदार्थ रुधिर में मिल जाता है, इसी प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। और दूसरा जो होता है स्वांगीकरण होता है। और स्वांगीकरण का अभिप्राय होता है कि जब अवशोषित हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्रदान की ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है, और यही ऊर्जा शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं में काम आती है। इस प्रकार से संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि स्वांगीकरण जब अवशोषित हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य किया जाता है, और इसी ऊर्जा को क्या होता है? जैविक क्रियाओं में कार्य लाया जाता है, अतः इसी पूरी प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि पाचन की किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो आपका आंसर होगा स्वांगीकरण होता है। तो यह सारी चीजें हो गई, और इस प्रकार से भोजन का पाचन छोटी आंत में संपन्न हो जाता है, बड़ी आंत में पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए इसको फर्स्ट स्टेप में यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ तक बताए थे, अमाशय से छोटी आंत तक बताए थे, और छोटी आंत के बाद से यहाँ पे छोटी 3 स्टेप, और इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बड़ी आंत में बताएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए कि बड़ी आंत में इतना लंबा आपको वीडियो नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और इस शरीर से निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार से मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इसको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल, और सारे एक्सेप्शंस होते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के संदर्भ में। थैंक यू। ओके।